नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपके हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक थे श्रीमान भगवती प्रसाद वाजपेयी। कल आपने ये पाठ पढ़ा था। आज लेते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और प्रश्नों के उत्तर। पहले है शब्दार्थ। शब्द है मादक। मादक का अर्थ होता है नशीला। अगला शब्द अस्थिर। अस्थिर का अर्थ है यहाँ पर बेचैन या उत्सुक। अगला स्नेहाभिषिक्त। इसका अर्थ होता है प्रेम से भीगा हुआ यानी प्यार भरा। अगला शब्द चिक। चिक का अर्थ है बांस की तीलियों से बने पर्दे। बांस की तीलियों से जो बने हुए पर्दे होते हैं उन्हें कहते हैं चिक। अगला शब्द पुलकित। पुलकित का अर्थ है यहाँ पर आनंदित। अगला शब्द है हिलोर। हिलोर का अर्थ है लहर। अगला शब्द निरक्ति। निरक्ति का मतलब देखती। अगला शब्द उस्ताद। उस्ताद का अर्थ है चतुर व्यक्ति या कुशल व्यक्ति। अगला शब्द साफा। साफा का अर्थ है यहाँ पर पगड़ी। अगला शब्द समाचार। समाचार का अर्थ है खबर। अगला शब्द है मृदुल। मृदुल का अर्थ है मीठा या मधुर। अगला शब्द पोपला मुंह। पोपला मुंह का अर्थ है बिना दांतों वाला मुंह। अगला शब्द है नगर। नगर का अर्थ होता है कस्बा। अगला शब्द स्मरण। स्मरण का अर्थ है याद। अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता। अगला शब्द गदगद। गदगद का अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगला शब्द अप्रतिभ। अप्रतिभ का अर्थ होता है हैरान या आश्चर्यचकित होना। अगला शब्द दस्तूर। दस्तूर का अर्थ है यहाँ पर रिवाज। अगला शब्द प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ है यहाँ पर सम्माननीय। अगला शब्द झुंड। झुंड का अर्थ है यहाँ पर समूह। अगला शब्द लायक। लायक का अर्थ है यहाँ पर योग्य। अगला शब्द है तरकीब। तरकीब का अर्थ है युक्ति। अगला शब्द सौदा। सौदा का अर्थ है बेचने वाला सामान। अगला शब्द आजानुलंबित केश राशि। इसका अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल। अगला शब्द अठखेलिया। अठखेलिया का मतलब खेल कूद यानी बच्चों का खेल कूद। यह हो गए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पूरे। लेते हैं इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था। उत्तर है इसका मिठाई वाला कोई पेशेवर फेरी वाला नहीं था, यानी वो हमेशा आने वाले फेरी वालों में से नहीं था। उसका खिलौने बेचना है या मूली बेचना है उनका पेशेवर पेशा नहीं था। वो कभी कभार आ जाता था। क्यों? वह तो अपने मन को शांत करने व बच्चों को खुश करने के लिए अलग अलग चीजें बेचता था। वह चीजें बेचने दूर दूर तक जाता था, इसलिए वह महीनों के बाद आता था। यानी जो था मूली वाला वो पेशेवर फेरी वाला नहीं था। जैसे हमेशा की तरह हमारी गलियों में जो फेरी वाले आते रहते वो वैसा नहीं था। वो किस लिए आता था? बच्चों को खुश करने और अपना दिल बहलाने, यानी अपनी ममता को अपने प्यार को बच्चों को देखकर शांत करने के लिए आता था। वो पेशेवर फेरी वाला नहीं था। और वो क्या दूर दूर तक जाता था, एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे, तो अलग अलग गांवों तक जाते हुए जब वापस इस गांव में आता तो उसको क्या लग जाते थे? महीनों लग जाते थे। अगला प्रश्न है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे कि बच्चे तो उसकी तरफ आकर्षित होते ही थे लेकिन बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते। उत्तर है इसका मिठाई वाला फेरी लगाते समय बहुत ही मधुर स्वर और लय में आवाज लगाता था, यानी वो बहुत ही मीठा बोलता था। वह बच्चों से बड़े ही प्यार से बात करता था। वह सस्ते में खिलौने देते था, इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह क्या करता था? बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता था और उसकी आवाज जो वो आवाज लगाता था बहुत ही, वो गाना गाकर आवाज लगाता था तो वो बहुत ही सुरीली और मीठी थी, जो मंत्र मुक्त कर
देती थी, लोगों को आनंदित कर देती थी। और खिलौने कैसे देता था, बहुत ही सस्ते देता था। तो इसकी वजह से बच्चे के साथ साथ बड़े भी उसकी ओर आकर्षित होते, उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला है विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जब आपको पता है ये मुरली वाला मुरली बेचने के लिए विजय बाबू के घर जाता है, तो विजय बाबू आकर उनसे क्या तर्क वितर्क करते हैं दोनों के बीच में। उत्तर है इसका, विक्रेता और ग्राहक के बीच मोल भाव होना एक स्वाभाविक क्रिया है। यानी कोई भी खरीदने वाला और बेचने वाला पूछेगा तू कितने का दे रहा है, कितने का नहीं दे रहा, मोल भाव करना उनकी स्वाभाविक क्रिया है। जब विजय बाबू मुरली वाले से भाव पूछते हैं तो मुरली वाला उन्हें सीधा उत्तर न देकर कहता है कि वैसे तो 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। यह सुनकर विजय बाबू इसे विक्रेताओं की चतुराई मानकर वह उससे कहते हैं कि तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत होती है, ग्राहक पर एहसान जताने के लिए तुम लोग यह नाटक करते हो। यह सुनकर मुरली वाला वापस तर्क देता है कि दुकानदार कितना भी सस्ता माल दे दे तो भी ग्राहकों को ऐसा ही लगेगा कि वह उन्हें लूट रहे हैं। इस तरह तर्क वितर्क के बाद दोनों 2-2 पैसे देने में राजी हो गए। यहाँ पर आपको पता है मुरली वाला जब जाता है विजय बाबू के घर, विजय बाबू उससे मोल भाव करते हैं तो वो सीधा उत्तर उसको यही देना चाहिए, भैया मैं 3 पैसे में देता हूँ। लेकिन वो क्या कहता है उसको कि मैं सबको तो 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो उनको लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर एहसान जताने के लिए क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो उसके वितर्क में वापस मुरली वाला क्या कहता है कि भैया हम कितना भी सस्ता, दुकानदार कितना भी सस्ता माल बेचेगा तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि दुकानदार ग्राहक को लूट रहा है। और वो उसको ये भी कहता है मैंने तो ये 1000 मुरलियां बनवाई इसलिए मैं 2 पैसे में दे रहा हूँ, आप कोई भी दुकान पर चले जाइए आपको 2 पैसे में ये मूल्य कोई भी नहीं देगा। इस तरह दोनों तर्क वितर्क करते हुए 2 पैसे देकर विजय बाबू मूल्य लेकर अंदर चले जाते। अगला प्रश्न है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। यानी खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर है इसका, खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चों पर जादू सा छा जाता था। यानी वो क्या हो जाते थे, बावले से हो जाते थे। उनको लगता उनकी आवाज ही इतनी सुरीली थी कि बच्चों पर क्या हो जाता था, जादू हो जाता था। उनको और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वे गलियों और बगीचों में खेलना छोड़कर खिलौने वाले के पास झुंड बनाकर खड़े हो जाते और अपनी तोतली आवाज से खिलौने का मोल भाव करने लगते। खिलौने पाकर वो बहुत खुश होते। यानी जब भी खिलौने वाला आता तो वो क्या करते, सारा काम छोड़ देते। कोई गलियों में खेल रहा है तो वो खेलना छोड़ देता, कोई बगीचे में खेल रहा है तो वो वहां से खेलना वो सब कुछ छोड़कर क्या करते, खिलौने वाले के पास जाते और अपनी तुतलाती आवाज में उसके साथ भावतोल करते और खिलौने पाकर बहुत ही खुश होते थे। अगला प्रश्न है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। यानी रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में, जब मुरली वाला मुरली बेचने आता है ना तो मुरली वाले का स्वर सुनकर उसको खिलौने वाले की याद क्यों आ जाती है। किसको, रोहिणी को मुरली वाले का स्वर सुनकर खिलौने वाले को क्यों याद करने लगती है। उत्तर है इसका, खिलौने वाला महीनों तक गायब रहा। यानी खिलौने वाला महीनों तक नहीं आया। फिर एक दिन उसने एक मुरली वाले ने आकर आवाज लगाई, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। यानी एक दिन क्या होता है, खिलौने वाला बहुत दिनों तक गायब होता है और बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद एक मुरली वाला आता है और वो उसी तरह आवाज लगाता है जिस तरीके से वो खिलौने वाला लगाता था। तो वो बहलाने के, वो कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला आया। यह स्वर सुनते ही रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। वह भी ऐसे ही मधुर स्वर में खिलौने बेचता था। मुरली वाले और खिलौने वाले की आवाज एक जैसी लगी, इसलिए मुरली वाले की आवाज सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। क्योंकि रोहिणी ने पहले मुरली वाले की आवाज सुन रखी थी, दूसरी बार खिलौने वाले का स्मरण आ गया उसको। क्यों? क्योंकि उसने खिलौने वाला, ये जो मुरली वाला काफी दिनों तक आया नहीं, कुछ दिनों बाद आता है तो उसे वो आवाज क्या लगती है, जानी पहचानी लगती है। इसीलिए मुरली वाला जब कहता है मुरलिया वाला आया, मुरलिया वाला आया, तो उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले खिलौने वाले भी आया था, उसकी आवाज कैसी थी, इस मुरली वाले के
जैसी थी, इसलिए मुरली वाले की आवाज को सुनकर उसको खिलौने वाले की याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? यानी किसी की बात सुनकर वो क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है। किसकी बात सुनकर होता है? उत्तर है इसका रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसाय को अपनाने के पीछे यह कारण बताया कि इससे उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, वह तो बच्चों के साथ मन बहलाने के लिए यह वस्तुएं बेचता है। यानी जब रोहिणी उससे पूछती है, भैया आप इतना सस्ता दाम में ये चीजें क्यों बेचते हो, है ना, तो वो क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है, और भावुक होकर अपनी जो कहानी है पीछे वाली वो सारी बताता है। उसको क्या कहता है कि मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे भी कुछ बच्चे थे, परिवार था, लेकिन भाग्य का लेखा ऐसा ही था कि उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए वो क्या कहता है, मेरे को इस व्यवसाय से खिलौने बेचकर, मूली बेचकर नाम मात्र का फायदा होता है, खाली मेरा पेट भर जाए तो बहुत है, मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। वो किस लिए आता था? क्योंकि उन बच्चों के बीच उसको अपने खुद के बच्चे दिखते और बच्चों का प्यार पाकर वह खुश होता था, इसलिए वह ये व्यवसाय अपनाने का यह उसने कारण बताया। लेते हैं अगला प्रश्न। अब यह पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? यानी कहानी के अंत में मिठाई वाले को जब रोहिणी पैसे बाहर की तरफ फेंक देती है तो वो पैसे क्यों नहीं लेता है? वो कहता है मैं इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। वो क्यों पैसे नहीं लेता है? उत्तर है इसका रोहिणी ने पहली बार उसके दुख को समझा, वह उसके साथ सहानुभूति जताई थी, अतः उसके बच्चों के प्रति उस खिलौने वाले के मन में प्यार उमड़ उठा, इसलिए उसने मिठाई के पैसे नहीं लिए। यानी रोहिणी पूछती है, भैया तुम इतने सस्ते दाम में ये सब कुछ बेचते हो, तुम्हें इससे क्या मिल जाता होगा? तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि हम भी अच्छे भले परिवार से थे, मेरे अंदर ये दुख हुआ, ये मेरे सामने कठिनाई आई, और अंत में क्या होता है, वो उनके जो रोहिणी के बच्चे थे उनमें वो क्या अपने बच्चों को ढूंढता है और अंत में जो मिठाई होती है वो उन बच्चों को दे देता है, और उस बच्चों के प्रति उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता है, इसलिए वह रोहिणी से अंत में पैसे नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? यानी रोहिणी, आपको पता ही है कि पहले के जमाने में जब ये पाठ शायद लिखा गया हो उस समय पर्दा प्रथा रही हो, और चिक के पीछे से बात करना वो भी पर्दा प्रथा का एक उदाहरण है। उत्तर है इसका चिक के पीछे से बात करने का अर्थ है कि उस समय पर्दा प्रथा थी। चिक के पीछे से बात करना पर्दा प्रथा का एक उदाहरण है। यह आजकल कम हो गया, यानी आजकल की औरतें पर्दा कम रखती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आज भी औरतें पर्दे में दिखाई देती हैं। यह पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए असुविधा व अविश्वास का प्रतीक है, जो कि हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। वैसे तो आज की नारी पर्दा नहीं रखती, वह घर व बाहर सभी के काम करती है। यानी कहने का अर्थ है चिक के पीछे से बात करना, यानी ये पर्दा प्रथा का एक उदाहरण था। उस समय औरतें घूंघट में रहती थी और घर से बाहर नहीं आती थी, लेकिन आजकल औरतें सारे सब कुछ काम करती, लेकिन कोई से जगह, कोई से गांव क्षेत्र जो पिछड़ गए हैं वहां पर हमें कहीं कहीं पर्दा प्रथा दिखाई देती है। ये हो गया अपना कक्षा 7 का पाठ 5 पूरा। धन्यवाद।